डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी अपनी जगह मामला बड़ा अहम है, लेकिन सबसे जो अहम मामला है वो है कि पार्टी इंतखाबी निशान लेना जो है ये आइन के आर्टिकल 17 के सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इंतखाबी निशान तो ले लिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जिस सेक्शन के तहत इंतखाबी निशान लिया है वो आइन से मुतसादम है। पार्टी का इंतखाबी निशान लेना जो है वो पार्टी बैन करना है। आर्टिकल 17 कहता है कि पार्टी सिर्फ वो बैन हो सकती है जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ करेगी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगी। लाहौर हाई कोर्ट पहले इलेक्शन ने आर्टिकल 17 में पॉलिटिकल पार्टी को एक एसोसिएशन बना दी है। वो भी एक एरोनियस फैसला है। आज इलेक्शन कमीशन का ये था कि ICA पेंडिंग है, उस ICA से कोई कंसर्न नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर मैंने अदालत को बताया, और एक अहम सवाल मैंने अदालत के सामने ये भी रख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व सीटों वाला है, रिज़र्व सीटों की भी अल्ट्रा वारी जो है वो कई पेंडिंग नहीं है। अदालत जो भी तारीख दे उस तारीखों के जवाब दाखिल नहीं किया, ना वफाक ने ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। सुबह पंजाब को नोटिस हुआ, दोबारा सूबा सिंध को, सूबा बलूचिस्तान को इलेक्शन कमीशन मौजूद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नोटिस हुआ है, और अदालत के सामने यही बताया है कि अगर पार्टी सिंबल नहीं है तो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते। वो सेक्शन 104 और रूल 94 कहता है जब मखसूस नशिस्तें भी नहीं ले सकते उसका मतलब है पार्टी बैन हो गई है। पार्टी बैन हो नहीं सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के आपको पता सबसे बड़ी जमात है। अदालत ने आखिरी मौका दिया है दोनों बाकी अफ्रीकन को कि वो जवाब दाखिल करे। मैंने इलेक्शन कमीशन का ख़ास तौर पर कहा कि सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर जवाब दाखिल करना चाहता है वो दे, उनका जो भी एतराज़ात हो गए दूर करेंगे। और मैं तो आज तैयारी करके आया हूँ कि आज ही इसको ख़त्म करें। ये बहुत अहम मामला है, और अगर सेक्शन 215 आइन से मुतसादम करार देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस आ जाती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी, चूँकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर ही, तो रिज़र्व सीटें भी सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। समाअत अब 5 जून के लिए मुलतवी होगी। अच्छा, साइफर केस की भी आज समाअत है, उसका भी फैसला महफूज हो सकता है। और टेरियन वाइट का दोबारा केस जी मैं पहले टेरियन वाइट का आपको बताता चलूँ। टेरियन वाइट वाला केस अब बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गया हुआ है। नवाज़ शरीफ का ताहियात नाहली वाला जो आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से वो अदालत ने कह दिया है कि कोर्ट डिफ़ाइन ही कोई नहीं है, तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार भी चला जाएगा। आज आप देख लीजिएगा 3 अहम बातें सामने आनी हैं। सबसे पहला जो सवाल वो आना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के बाद ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। फिर वो यकीनन सवाल आएगा कि डिवीज़न बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार इसहाक साहब ने, चूँकि बेंच नया कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है चीफ जस्टिस ने, अब मेरा नहीं ख्याल है कि इस अदालत शायद टेक्निकलिटी की तरफ ना जाए, लेकिन इसी बुनियाद के ऊपर उस फैसले आने के बाद ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हो गई है और ये दरख्वास्त काबिल ख़राज है। और आज अगर बहस की गई इस बारे में और ये सारी चीज़ें पॉइंट सामने रखे गए तो ये वाला जो पॉइंट है टेरियन वाइट के अंदर कि 62(1)(f) के तहत कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले की बुनियाद पर ये ख़त्म हो जाएगा, वरना वो सवाल सारे रहने हैं कि डिवीज़न 3 मेंबर बेंच में से 2 मेंबर जज ने ऑलरेडी डिसमिस कर दी थी। और वैसे भी याद रखिएगा कि ये हर दफ़ा ये केसेस लेके आ जाना, और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो एक गरीब सा आदमी है और वकील भारी भरकम किया है। हामिद अली शाह साहब आपको पता है साइफ़र के अंदर भी वही वकील है। उम्मीद है कि आज हामिद अली शाह साहब जहाँ साइफ़र में पेश होंगे तो वहाँ इस केस में भी पेश होंगे और वहाँ के अदालत को बताएंगे। जहाँ तक बात साइफ़र के केस की है, साइफ़र का केस ज़मीन बोस हो चुका हुआ है। एविडेंस जितनी पेश की थी, जितनी आर्गूमेंट दिए थे, उसमें से तो अभी तक केस नहीं बना सका। रिसेंटली आपने देखा है कि ASI को सज़ा हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। क्या था, उसने खुफिया मालूमात दी थी, यानी बाकायदा हैंड ओवर की थी, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई। तो इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी इतलाक नहीं है। मैं आज देख रहा हूँ इस केस को मंतकी अंजाम की तरफ चलें, आज नहीं ख़त्म होता तो आगे आपके पास फिर बुध और जुमेरात 2 दिन है। अदालत इसको रोज़ाना की बुनियाद पर देखे। हमारी तरफ से जो आर्गूमेंट होने हैं वो तो बड़े माइनर से आर्गूमेंट है, ज़्यादा लंबे आर्गूमेंट नहीं होने। इस हफ्ते में या तो मैं अपील अलाउ देख रहा हूँ, एक्विटल देख रहा हूँ इसमें इमरान खान साहब की। चलें, अगर वो अपील है एक्विटल नहीं करते तो कम अज़ कम जो है जो सज़ा सस्पेंड होने वाली बात है वो पॉसिबल है। सर जी, जजेस का तैनाती का मामला बड़ा ज़ोर पकड़ गया। कल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये
केस जो है ये जजेस की तैनाती ना की गई तो वज़ीर आला पंजाब जो है उसको ज़ाती हैसियत में आना पड़ेगा, मैं बुलाऊंगा। तो क्या कहते हैं सर, हो जाएगा ये? देखिए, ये बड़ा अहम मामला उठाया आपने। वकला की हड़ताल, हम उसको टोटल सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुकूमती वकील जो हैं इसमें सपोर्ट क्यों कर रहे थे? वो चाहते थे कि हम जजेस, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस उनकी मर्ज़ी के भर्ती किए जाएँ, इस्लाह दहशतगर्दी की कोर्ट में, नैब की अदालत में उनके मर्ज़ी का जजेस भर्ती किया जाए, और इसी तरह से इलेक्शन ट्राइब्यूनल में उनकी मर्ज़ी का भर्ती किया जाए। वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल डट गए हैं और वो खड़े हो गए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ जो ये सूबाई हुकूमत का काम ही कोई नहीं है कि इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के जज लगाना। जज जो कि अदालतों का काम आर्टिकल 175 के तहत वो अदालतों का काम है और वो अदालतों ने करना है, और अगर नहीं पेश होंगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तैयार रहे अदालत के सामने, अदालत का सामना करने के लिए। और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और मैं समझता हूँ उन्हें वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कॉर्नर किया जाए, ये सियासी इंतकाम से बाज आ जाएँ सियासी जमातें। अभी तक इन्होंने समझा नहीं है कि सियासी इंतकाम में कल इस गड्ढे में ख़ुद भी फंसेंगे। पहले आप सोच लें इस बात को, और आप आज से नई शुरुआत करें कि नई तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं। इस्टेब्लिशमेंट का रोल जितना क्या उतना किया जाएगा, और बाकी मामला जो है वो हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे।